Okay, in this lecture we will study about maximum usable frequency. So, firstly you must recall what was skywave propagation. तो आप देखिए कि ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये हमारा रिसीविंग एंटीना है, ये हमारा अर्थ है। ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में मुझे क्या करना है, कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, स्काई की हेल्प से होने वाला प्रोपगेशन स्काई वेव प्रोपगेशन कहलाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो स्काई में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये आइनोस्फेरिक लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, रीजन बोलते हैं। आइनोस्फेरिक लेयर क्यों फॉर्म होती है, बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन। मैंने पिछले 2-3 लेक्चर में बताया भी है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि मान लीजिए सेम टेक ऑफ एंगल, यहाँ पे टेक ऑफ एंगल बताऊंगा कि सेम एंगल पे मैंने फ्रीक्वेंसीज़ को लॉन्च करना चालू किया। सेम एंगल पे मैंने फ्रीक्वेंसीज़ को लॉन्च करना चालू किया। सपोज दैट ये है थीटा, सेम थीटा पर सभी सिग्नल्स को लॉन्च करना चालू किया। मान लीजिए F1 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लॉन्च किया, ये वापस आ गया रिफ्लेक्ट बैक होके रिसीवर के पास तक वापस आ गया। F2 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लॉन्च किया, ये भी वापस आ गया। F3 सिग्नल का सिग्नल लॉन्च किया तो ये वापस नहीं आया। ऐसा क्या हुआ इसमें? तो आपने कभी देखा होगा E = H × फ्रीक्वेंसी, यानी कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करता जाऊंगा वैसे वैसे सिग्नल की एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या देखा, यदि सिग्नल की एनर्जी ज़्यादा हो गई तो वो हो सकता है कि आइनोस्फेरिक लेयर को क्रॉस करके कहाँ पे चला जाए, स्पेस पे चला जाए। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यदि आप सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। सेम टेक ऑफ एंगल पे मैंने फ्रीक्वेंसीज़ को लॉन्च किया, F1 रिफ्लेक्ट बैक हुआ, F2 रिफ्लेक्ट बैक हुआ, लेकिन F3 रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुआ। ये यहाँ पर कहाँ पे चला गया, स्पेस पे चला गया। तो इस तरीके का कंसेप्ट अपने को हमेशा दिमाग में रखना है। तो क्या कंसेप्ट था, स्काई की हेल्प से होने वाला प्रोपगेशन स्काई वेव प्रोपगेशन। यहाँ पे कौन सी लेयर्स होती हैं, आइनोस्फेरिक लेयर। आइनोस्फेरिक लेयर क्यों फॉर्म हुई, बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन। F1 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक हुआ, F2 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक हुआ, लेकिन F3 नहीं हुआ। क्यों? सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, F3 की होगी। किस फार्मूले से देखा, इस फार्मूले से देखा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट। तो आप देखें कि यहाँ पर ये कौन सी लेयर है, आइनोस्फेरिक लेयर है। आयोनोस्फेरिक लेयर्स में क्या होते हैं, वैसे देखा जाए तो आयोनाइजेशन हुआ। आयोनाइजेशन की वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होते हैं एटम से, गैसियस एटम से डिटैच होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए F1 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लॉन्च किया आपने, रिफ्लेक्ट बैक हुआ। F2 का लॉन्च किया, रिफ्लेक्ट बैक हुआ। F3 का लॉन्च किया, रिफ्लेक्ट बैक हुआ। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो भी जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो लेयर बनी हुई है ये कुछ ना कुछ कंडक्टिव टाइप की लेयर बनी हुई है, क्योंकि कंडक्टर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एज आ रिफ्लेक्टर के तरीके से काम कर सकता है। तो आप देखेंगे कि मैं सेम टेक ऑफ एंगल, इसको टेक ऑफ एंगल या इंसिडेंट एंगल बोल रहा हूँ, इस एंगल पे लॉन्च किया सिग्नल को, तो देखा F1, F2, F3 वापस आ गए, लेकिन F4 कहाँ पे चला गया, स्पेस पे चला गया। तो आप सोच के देखिए कि इस आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन के लिए, इस स्काई वेव प्रोपगेशन के लिए मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यूज़ कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ F3 फ्रीक्वेंसी मैं मैक्सिमम यूज़ कर सकता हूँ। यदि F3 के ऊपर गया तो मेरा सिग्नल वापस नहीं आएगा। तो इस F3 सिग्नल को मैं क्या बोलूँगा, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी बोलूँगा। तो आप सोच के देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा F4 की होगी, फिर F3 की होगी, फिर F2 की होगी, फिर F1 की होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि E = क्या होता है, H × फ्रीक्वेंसी। यदि आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि मैं ऐसी वो
F3 वो ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि मैं मैक्सिमम यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी यदि मैंने यूज़ किया तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं आएगी। तो क्या समझ में आया कि F3 क्या कहलाएगी? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से स्नेल्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अर्थ है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये रिसीविंग एंटीना। मुझे क्या करना है? ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है। यदि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो जो भी सिग्नल मैं यहाँ से लॉन्च करूँगा, जिस भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मैं यहाँ से लॉन्च करूँगा, वो रिफ्लेक्ट बैक होके आना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया? फ्री स्पेस मान लिया। और ये कौन सी लेयर है? आइनोस्फेरिक लेयर है। ये एंगल क्या है? थीटा आई है, इंसिडेंट एंगल है। तो क्या मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ? और ये थीटा आर क्या है? थीटा आर 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब इस 90 डिग्री डायरेक्शन पे जाने लगा। तो क्या मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ पॉइंट ए डैश पे? बिल्कुल। इस तरफ क्या है? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। आइनोस्फेरिक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? μ2 = √1 - 81 n/f²। याद करिए, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पॉइंट ए पे मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। μ1 sin θ1, μ1 sin θi = μ2 sin θr। अच्छा देखिए, थीटा आर की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। μ1 की वैल्यू कितनी? 1। तो sin θi = क्या मिल जाएगा? sin θi = क्या मिल जाएगा? μ2। इस इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं। sin θi = μ2 की वैल्यू क्या है? μ2 की वैल्यू √1 - 81 n/f²। तो यहाँ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो f को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? MUF से। MUF से रिप्लेस कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर करिए। sin स्क्वायर थीटा i = 1 - 81 n/f² MUF। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ मिली। इसके बाद मैंने इसको क्या किया? सॉल्व किया। इसको इस तरफ ले गया, sin स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आया। तो अब देखिए ये क्या बन गया? 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? f² MUF = 81 cos स्क्वायर थीटा आई। अच्छा, 81n क्या है? याद करिए आप कि यदि इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 9√n, और ये cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा? cos थीटा आई। आप याद करिए, 9√n। 9√n क्या होता था? 9√n, यदि पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि FC = 9√n। इसको क्या बोलते थे हम? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते थे। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, FC MUF = FC/cos θi। तो आप सोच के देखिए, यदि ये एंगल छोटा है, यदि एंगल थीटा आई 90 डिग्री से कम है, तो ये सोचिए कि ये क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। ये क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। यदि ये थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, मतलब छोटी होगी। तो आप सोचिए कि यदि ये क्वांटिटी छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, 1 से छोटा है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ऐसा क्या कह सकता हूँ कि मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के या की बराबर हो सकती है या कि बड़ी होगी। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से बड़ी होगी या कि बराबर होगी। सोच के देखिए, बराबर किस केस में होगी? मान लीजिए थीटा i = 0, थीटा i = 0। थीटा i को 0 कर दिया, मतलब सिग्नल को कैसा लॉन्च कर रहा हूँ? वर्टिकली। तो याद करिए, वर्टिकल के केस में क्या कैलकुलेट करते थे? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते थे। तो थीटा i यदि 0 रख दिया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? FMUF = FC। अच्छा, फिर से एक बार हम रिकॉल करके देखते हैं कि मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या है। कि स्काई की हेल्प से होने वाला प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन। F1 F2 F3 F4 चारों सिग्नल लॉन्च किया। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? F4 की है। F1 रिफ्लेक्ट बैक हुआ, F2 रिफ्लेक्ट बैक हुआ, F3 रिफ्लेक्ट बैक हुआ, लेकिन F4 रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? F4, फिर उसके बाद F3, फिर उसके बाद F2, फिर उसके बाद F1।
तो आप सोच के देखिए कि क्या F3 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी आप यूज़ कर सकते हो क्या? आंसर इज़ नो। मतलब F3 क्या है? F3 एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, एक ऐसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद की फ्रीक्वेंसी हम यदि यूज़ करेंगे तो हमारा आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, F3 मेरा क्या होगा, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होगा। ये कौन सी लेयर है? आइनोस्फेरिक लेयर है। आइनोस्फेरिक लेयर है मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आयोनाइजेशन क्यों हुआ था? ड्यू टू सन की एनर्जी की वजह से आयोनाइजेशन हुआ था। फिर इसके बाद हमने क्या किया, स्नेल्स लॉ लगाया। इस तरफ क्या है, फ्री स्पेस है, इस तरफ क्या है, आइनोस्फेरिक लेयर है। तो आइनोस्फेरिक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे देते हैं, √1 - 81 n अपॉन एफ स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस तरफ क्या है, एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। ए डैश पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो μ1 sin θi इज इक्वल टू μ2 sin θr। थीटा आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। मतलब हम क्या चाहते हैं, सिग्नल का रिफ्लेक्शन चाह रहे हैं, सिग्नल का रिफ्लेक्शन चाह रहे हैं। ऐसा क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रांसमीटर, ये रिसीवर बी तक हमें सिग्नल भेजना है। तो साइन थीटा आर की वैल्यू कितनी रखी, 90 डिग्री। साइन थीटा आई इज इक्वल टू क्या मिला, μ2 मिला। तो आप देखिए यहाँ पे रखिए, तो साइन, इन दोनों को स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने पे मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। इसको इस तरफ ले आइए, साइन स्क्वायर थीटा आई को इस तरफ ले आइए, एक कॉस स्क्वायर थीटा आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम यूजुअल फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आई। तो मैक्सिमम यूजुअल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 9√n अपॉन कॉस थीटा आई। 9 क्या है, n क्या है, n इज नथिंग बट इट्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो आप एक बात यहाँ से देखिए, क्या मैक्सिमम यूजुअल फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल है। क्या मैक्सिमम यूजुअल फ्रिक्वेंसी डिफरेंट लेयर के लिए डिफरेंट होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लेयर के लिए D, E, F1, F2 सभी लेयर्स के लिए n की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो मैक्सिमम यूजुअल फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग होगी। तो 9√n क्या था, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी थी। तो क्या 9√n की जगह पे FC लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखिए 9√n की जगह पे मैंने क्या रख दिया, FC रख दिया, FC cos थीटा आई। अच्छा आप सोच के देखिए, cos थीटा की वैल्यू किसके बीच में वेरी करती है, 0 से 1 के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्वांटिटी यदि 1 से छोटी है cos थीटा आई, तो ये पूरा नंबर 1 से, ये पूरा नंबर ज़्यादा होगा, ये नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी विल बी ग्रेटर और इक्वल्स टू FC। इक्वल किस केस में हो सकता है, सोच के देखिए, cos थीटा आई की वैल्यू क्या हो जाए, 0 है, 0 डिग्री हो जाए। थीटा आई 0 डिग्री हो जाना मतलब कैसा लॉन्च करना, वर्टिकल इंसिडेंस, मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसा वर्टिकली लॉन्च करना। तो इस तरीके से हमने दो फ्रीक्वेंसीज को पढ़ी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन पे लॉन्च करते हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा और इस रिलेशन को हमेशा याद रखिएगा। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज़ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। और यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।